तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम फिर लेकर आ गए हैं पार्ट तीसरा। और हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और चैप्टर पहला हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और पार्ट दूसरा में मैंने रासायनिक संयोग का नियम डिस्कस किया था और मैंने बताया था आप लोगों को, मैं स्लिप भी दिखा देता हूँ। मैंने उसमें बताया था कि रासायनिक संयोग का नियम जो है वो उसके 5 नियम होते हैं। तो मैंने पार्ट दूसरे में द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम बता चुका हूँ और दूसरा मैंने स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम बता चुका हूँ पार्ट दूसरे में। यहाँ तक हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा था और आज पार्ट तीसरा है, ठीक है। और पार्ट तीसरा में हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मतलब उसके तीसरे नियम को लेकर गुणित अनुपात का नियम। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तीसरे नियम से, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए, आप पार्ट तीसरा देख रहे हैं, पार्ट दूसरा नहीं तो उसको जरूर देख लीजिए क्योंकि थोड़ी सी समस्या आएगी अगर पार्ट दूसरा नहीं देखे हैं तो, ठीक है। मैं शुरू से कहता हूँ कि जो भी अगर नए स्टूडेंट हैं वो शुरू से देखें चीज़ों को, ठीक है। प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पे केमिस्ट्री 2022 क्लास 11th लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। इसके बाद पार्ट तीसरा देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। जो लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको तो समझ में आएगा ही आएगा। तो आज हम बात करेंगे तीसरे नियम को लेकर, ठीक है। तीसरे नियम से स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता क्या है, गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, इसे हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आइए देख लीजिए, यहाँ पे इसके नियम दिए थे जॉन डाल्टन 1803 ईस्वी में। जॉन डाल्टन इस नियम को दिए थे, प्रतिपादित किए थे 1803 ईस्वी में। और यह नियम क्या कहता है, तो ध्यान से इन चीज़ों को पढ़िए, फिर मैं बताऊंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लिखा है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो तत्व, इस नियम के अनुसार दो तत्व, दो एलिमेंट्स संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। देखिए, इस नियम में जो है दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो एक तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है, दो तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है, आपस में सदैव सरल या गुणित अनुपात में होती है। अब ये कह रहा है, अब इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल में देके आप लोगों को अच्छे तरीके से बता देता हूँ, फिर इस जो थ्योरी लिखा है इसको तब मैं समझाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ इस नियम को। तो देखिए, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो कह रहा है कि दो एलिमेंट्स अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि दो तत्व संयोग करते हैं। तो मान लीजिए मैं एक कार्बन ले लेता हूँ, एक ऑक्सीजन ले लेता हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन से मैं अभिक्रिया कराऊंगा तो यहाँ पे दो चीज़ें बनेंगी, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। दो चीज़ें बनती हैं जब हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराते हैं तो, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखूं, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखूं, तो पहले मैं कार्बन मोनोऑक्साइड में देखता हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए कार्बन कितना है, 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। रेशियो ऑक्सीजन कितना है, 1, तो 1 लिख दिया मैंने। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 आ गया। इसी प्रकार में अगर कार्बन डाइऑक्साइड में इनका रेशियो देखूँ तो कार्बन कितना है यहाँ पे, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 2, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2। तो एक चीज़ आप देख रहे हैं कि कार्बन का जो यह वैल्यू है ये बराबर आ रहा है, और ऑक्सीजन का, अगर मैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखूं तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का अनुपात यहाँ पे क्या हो जा रहा है, चेंज आ रहा है। तो देखिए,
अब मैं इसको एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखा कि ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:2 आ रहा है, और एक की जो कार्बन की वैल्यू है वो दोनों क्या आ रही है, समान आ रही है, और चेंज ऑक्सीजन का आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको मास के अनुसार देखूँ, द्रव्यमान के अनुसार, मास के अनुसार, ये तो मैं डायरेक्ट देख लिया। अब मास के अनुसार चेक करते हैं, मास के अनुसार मतलब द्रव्यमान के अनुसार। तो चलिए द्रव्यमान के अनुसार अगर हम चेक करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो, तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कार्बन का क्या होता है 6 और 12, और ऑक्सीजन के क्या होता है 8 और 16, ठीक है। परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार मैंने बताया था ना कल की वीडियो में, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होगा। पार्ट 2 में मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। इसे हम बोलते हैं क्या, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, इसे हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। तो एटॉमिक नंबर या आपका परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा, ठीक है। मतलब एटॉमिक मास इसे बोलते हैं, इसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो चलिए मास के अनुसार देखते हैं। तो कार्बन, तो देखिए पहले में कार्बन कितना है 1, अरे कार्बन आपका C है, तो C का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12। तो हम क्या लिख देंगे 12। ये हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड में देख रहे हैं, ठीक है। फिर संबंध है मतलब अनुपात। फिर ऑक्सीजन एक ही है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे, तो कार्बन कितना है यहाँ पे 1, और कार्बन का आप लोगों को एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। और फिर ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन 2 है, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो एक चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ये जो कार्बन की वैल्यू आई बराबर आया, और यहाँ पे भी बराबर ही आ रहा था, ठीक है। और जो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू है, ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पे चेंज आ रही है। तो अगर मैं ऑक्सीजन रेशियो ऑक्सीजन निकालूं, मतलब इसके ऑक्सीजन का इसको ऑक्सीजन का रेशियो निकालूं, तो इसमें ऑक्सीजन कितना है 16 रेशियो, और इसमें ऑक्सीजन कितना है 32। अगर मैं इसको काट दूं तो 16 कम 16 और 16 दूनी के 32। तो एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपका 1:2 आया, और यहाँ पे भी आपका 1:2 ही आ रहा था। तो मास के अनुसार भी आपका रेशियो 1:2 ही आ रहा है। उस तरह डायरेक्ट हम लोग कर रहे थे कार्बन की संख्याओं और ऑक्सीजन की संख्या लेके, तब भी आपका 1:2 ही आ रहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो देखिए ये नियम कहना क्या चाह रहा है, ये नियम क्या कह रहा था, यही तो कह रहा था कि इस नियम के अनुसार दो तत्व कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर हम लोग संयोग करा रहे थे। इस नियम के अनुसार दो तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो एक तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व की एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है, आपस में सदैव सरल या गुणित अनुपात में होती है। तो एक चीज़ देख लीजिए, मैं एग्जांपल लिखा हूँ, वही चीज़ जो मैं यहाँ पे दर्शाया हूँ आप लोगों को, कि यहाँ पे 2 तत्व हैं, 2 तत्व मिलके 2 यौगिक बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब यह बना रहे हैं, फिर कह रहा है कि एक तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान। तो देखिए यहाँ पे जो एक तत्व है, तो एक तत्व की यहाँ पे भिन्न भिन्न द्रव्यमान है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 32 है। तो एक तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व की एक निश्चित द्रव्यमान, दूसरे तत्व कार्बन कार्बन दोनों बराबर है, तो दोनों तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है, और आपस में सदैव या सरल गुणित अनुपात में होती है। तो देखिए 1:2 एक सरल अनुपात में होती है। तो ये नियम कहने का मतलब यही चीज़ तो कह रहा है कि 2 तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो एक तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है, आपस में सदैव सरल या गुणित अनुपात में होती है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और लेके मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर दूं, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि कहना क्या चाहता है। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके और मैं आप लोगों को समझा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। तो देखिए अगर मैं ले लेता हूं सल्फर और ऑक्सीजन, ये 2 एलिमेंट्स ले लेता हूँ। सल्फर और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराऊंगा तो 3 तत्व बनते हैं, 3 यौगिक बनते हैं, एक SO, एक SO2 और एक SO3 बनता है, ठीक है। 3 तत्व बनते हैं, अरे 3 यौगिक बनते हैं। जब 2 तत्वों को हम संयोग कराते हैं
तो 2 से अधिक यहाँ पे यौगिक बन रहे हैं। ठीक है, क्लियर बन रहा है। अगर मैं इन सभी का मास रेशियो देखूं, क्या देखूं, मास रेशियो मतलब द्रव्यमान रेशियो देखूं, तो एक और मैं सल्फर लिख लेता हूं और एक और ऑक्सीजन लिख लेता हूं। ठीक है, और सल्फर का मैंने क्या बताया था कितना होता है, तो 16 और 32 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है, इसी पर ऑक्सीजन का मैंने क्या बताया था, 8 16 एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। ये मैंने बताया था, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग ज़रूर, मैंने लिस्ट दिया था आप लोगों को याद करने के लिए। तो एक चीज़ देखिए, SO, अगर SO में मैं देखूं तो यहाँ पे सल्फर क्या है 1, और सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। क्लियर। इसी तरह मैं यहाँ नीचे SO2 का देखूँ तो यहाँ पे सल्फर कितना है 1, और सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32। ऑक्सीजन कितना है 2, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दूनी के कितना हो जाएगा 32। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखते हैं SO3। SO3 का देखेंगे तो यहाँ पे सल्फर एक ही है, और सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 32, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। एक ऑक्सीजन का अगर 16 होता है तो 3 ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ 48 हो जाएगा। तो एक चीज़ हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ जो सल्फर का मान आ रहा है ये 32 एक निश्चित मान आ रहा है, एक निश्चित मान, और ऑक्सीजन का यहाँ पे चेंज आ रहा है। तो ऑक्सीजन का अगर मैं रेशियो निकालूँ, इसके ऑक्सीजन और इसके ऑक्सीजन और तीसरा वाले ऑक्सीजन का अनुपात निकालूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 32 और 48। इसको कटा देंगे तो 16 कम 16, 16 दूने के 32 और 16 तियाँ 48। देखिए एक गुणित अनुपात में आ गया कि नहीं, मतलब गुणा के 1 कम 1 2 1 दूनी 2 1 तिहाई 3, इस तरह आ गया कि नहीं गुणित अनुपात में। तो ये चीज़ कहना चाहता है। ठीक है, आपको आई होप अच्छे तरीके से ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगर आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया है इसको अच्छे तरीके से डिफाइन करने के लिए, उस एग्जाम्पल को लेकर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करा देता हूँ। फिलहाल आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल में लेके अच्छे तरीके से लिस्ट तैयार कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। वो बुक में आपकी एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारे बुक्स में दिया है, बहुत सारे बुक्स में वो एग्जाम्पल नहीं दिया, लेकिन बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो चलिए उस एग्जाम्पल को लिखेंगे हम लोग पहले। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे हम लोग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग लिस्ट तैयार करते हैं। क्या तैयार करेंगे, लिस्ट तैयार करेंगे। तो एक और ये लिखिए आप लोग यहाँ पे ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। एक और आप लोग लिख लेंगे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, फिर यहाँ आपको इस तरह बना देना है कॉलम। ठीक है, और आपको यहाँ पे एन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो लिखना है। ठीक है, और यह मास के अनुसार होगा, और ये आपका सिंपल होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, ये आपका सिंपल रेशियो या मास के अनुसार रेशियो, और यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखने वाले हैं। इस एग्जांपल सभी क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या चीज़ें बनाती हैं। ठीक है, तो पहला आपका बनता है N2O। क्या बनता है, N2O। ठीक है, अब N2O को क्या कहते हैं, तो N2O को कहते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और इसको फिर मैं कॉलम बना देता हूँ यहाँ पे। क्लियर। फिर इसके बाद क्या बनाता है, NO बनाता है। क्या बनाता है, NO। NO को नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, NO को नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको जरूर लिख लीजिएगा, इसके नाम को किसके क्या बोलते हैं, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद और क्या बनाता है, तो इसके बाद बनाता है N2O3 बनाता है। अब N2O3 क्या है, तो नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। क्या, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड इसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद
और क्या बनाता है, तो इसके बाद बनाता है N2O4 बनाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर, N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड बोलते हैं इसे, ठीक है। एंड एक लास्ट और बनाता है, उसको लिख लेते हैं, वो बनाता है N2O5, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसे, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बोलते हैं इसे। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व संयोग करके इतने यौगिक बनाते हैं, 1 2 3 4 5 बनाते हैं। अब इन सभी का हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर यहाँ लिख देते हैं। हमने बताया था कि नाइट्रोजन का क्या होता है, तो 7 और 14 होता है, और ऑक्सीजन की कितना होता है, तो 8 और 16 होता है। इसको भी यहाँ पे ही सारी चीज़ हल करना है। तो चलिए देखते हैं, इसमें नाइट्रोजन कितना है, एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो 14 दूनी ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर अनुपात, ऑक्सीजन एक ही है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे नाइट्रोजन आपका एक ही दिया है, इसलिए नाइट्रोजन एक ही का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 संबंध है। ऑक्सीजन भी एक ही है, तो ऑक्सीजन के क्या होता है एटॉमिक मास 16, तो 16 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद N2, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो 2 है, एक नाइट्रोजन का 14 एटॉमिक मास होता है, तो 2 नाइट्रोजन का 28 एटॉमिक मास हो जाएगा। फिर अनुपात, ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 3 का क्या हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे N2, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 ही है, तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो 2 का हो जाएगा 28। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 4 हो गया यहाँ पे, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 4 का, तो 16 चौको 64 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाता है N2, तो यहाँ पे भी 28 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे O5, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो यहाँ 5 है, तो 16 5 80 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस नियम ये क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि एक जो यौगिक होगा, एक एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। मतलब ये 28 है, ये 28 है, ये 28 है, ये भी 28 है, लेकिन ये 14 है, तो इसको भी हमको 28 करना पड़ेगा, क्योंकि एक और एक यौगिक, इसके जो तत्व है वो एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए और दूसरा अनिश्चित होना चाहिए। तो इसको हम लोग बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 14 में मुझे 2 का गुणा कर देना पड़ेगा, तो ये भी 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये तो आपका 28 और 16 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 16 दूनी के 32। ये तो 28 है, तो सेम ऐसे उतार देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। ये भी 28 है, तो इसको भी उतार देंगे, इसमें भी कुछ नहीं करेंगे। और ये 28 है, तो इसको भी उतार देंगे और इसमें भी कुछ नहीं करेंगे। तो एक चीज़ देख रहे हैं आप कि यहाँ पे भी 28, यहाँ पे भी 28, यहाँ पे भी 28, यहाँ पे भी 28, यहाँ पे 28, मतलब नाइट्रोजन का जो वैल्यू है वो बराबर आ रहा है। बच गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे, ऑक्सीजन रेशियो ऑक्सीजन देखेंगे, तो ऑक्सीजन रेशियो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 16 अनुपात 32 अनुपात 48 अनुपात 64 अनुपात 80। तो क्या हो जाएगा, 16 एकम 16, इसको कटाएंगे 16 दूनी 32, इसको कटाएंगे 16 3 48, इसको कटाएंगे 16 चौको 64, इसको कटाएंगे 16 5 80। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा कि ये नियम क्या कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये नियम यही कहता है, यहाँ पे नोट कर लीजिए कि दो तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। दो तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। देखिए, दो तत्व नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेप्टाऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड, यह 5 यौगिक बनाया है यहाँ पे। तो वही चीज़ लिखा है कि 2 तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो एक तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान, एक तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान, मतलब एक तत्व ऑक्सीजन की यहाँ पे भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, दूसरे तत्व के 28 28 28 एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है। देखिए, संयोग करती है, आपस में सदैव सरल या गुणित अनुपात में होती है। आपस में सदैव गुणित अनुपात में। देखिए, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3, 1 चौको 4,
1 5 5, एक गुणित अनुपात में इसका आया है वैल्यू। तो यही नियम कहता है, इसी नियम को कहते हैं हम गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये नियम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, 1% दिक्कत नहीं होगी। इस ग्राफ को अच्छे तरीके से समझ के अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। तो यहाँ तीसरा नियम भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए। अब हम लोग चौथे नियम की ओर बढ़ रहे हैं और चौथा नियम भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए उसको ध्यान से देखिए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए चौथा नियम आपके पास आ गया है। चौथा नियम यह है व्युत्क्रम अनुपात अथवा तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात मतलब होता है बराबर। ठीक है, क्या होता है? बराबर। व्युत्क्रम अनुपात अथवा तुल्य अनुपात का नियम, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब व्युत्क्रम अनुपात अथवा तुल्य अनुपात क्या होता है, आइए जानते हैं। तो देखिए लिखा है इस नियम के अनुसार, क्या लिखा है? इस नियम के अनुसार। अभी क्या कहता है? तो लिखा है कि दो तत्वों की, क्या लिखा है? दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं, दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं जो किसी तीसरे तत्व की एक निश्चित मात्रा से संयोग करती है, पहले उन तत्वों के द्रव्यमान समान होगी या उनकी गुणित होगी जिन मात्राओं में वे तत्व परस्पर संयोग करते हैं। अब यह नियम क्या कहता है, ये क्या लिखा है, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे और उस उदाहरण को सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। इसके बाद हिंदी पढ़ के आपको बताएंगे कि ये कहना क्या चाहता है। पहले उदाहरण से इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ों को कि यह व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का जो नियम है वो क्या कहता है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि एक एलिमेंट्स हम मान लेते हैं कार्बन और एक एलिमेंट्स मान लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, एक तत्व हम कार्बन मान लेते हैं, एक तत्व हम ऑक्सीजन मान लेते हैं और एक तत्व हाइड्रोजन के साथ हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं। एक तीसरा तत्व हाइड्रोजन के साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं। एक तत्व मैंने कार्बन मान लिया, एक तत्व मैंने ऑक्सीजन मान लिया, एक तीसरा तत्व हाइड्रोजन के साथ हम इन दोनों का अभिक्रिया कराएंगे। पहले हम अभिक्रिया कराएंगे कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो जब भी कार्बन और हाइड्रोजन अभिक्रिया कराता है तो बनता है CH4। क्या बनता है? CH4। अब CH4 में हम लोग C मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात देखेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात देखेंगे। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 12, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 4 है तो इसलिए हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 12 संबंधे 4। अब हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन का अब हम अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन के साथ, और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कराते हैं तो वो बनाता है जल। क्या बनाता है? H2O बनाता है, H2O बनाता है। अब हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। ठीक है, क्या होता है? 16 होता है। अब देखिए बात यह है कि हमने पढ़ा था यहाँ पे कि दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं जो किसी तीसरे तत्व की एक निश्चित मात्रा से संयोग करती है। जो तीसरा तत्व है उस तीसरा तत्व का एक निश्चित मात्रा में संयोग करती है, मतलब तीसरा तत्व का जो मान होगा वो समान आना चाहिए। तो तीसरा तत्व क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मान समान आना चाहिए। मतलब अगर इसमें हाइड्रोजन 4 है तो इसमें भी हाइड्रोजन 4 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 दे दिया है तो हमको इसे 4 बनाना पड़ेगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 बनाने के लिए इसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 16 दूनी के 32। तो कितना आ जाएगा? 4 और 32 आ जाएगा, और ये कितना आ गया? 12 संबंधित 4 आ गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो 4 आ गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 आ गया। बचा क्या आपका? कार्बन और ऑक्सीजन बचा। अब यहाँ पे हम कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देख लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे तो कार्बन यहाँ पे 12 है और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 32 है। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का वैल्यू कितना आ गया?
12 और 32 आ गया। और फिर कहता है कितना गया 12 और 32। अब हम क्या करेंगे कि इस कार्बन का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। अब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा CO2 बनाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर CO2 बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब CO2 बना गया तो इसमें हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात देखेंगे। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, तो 12 होता है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, लेकिन ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूनी के 32। तो देखिए इसका जो वैल्यू आया है वही वैल्यू तो यहाँ पे भी आया है। तो ये नियम यही कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर दो अलग अलग तत्व हैं और दोनों अलग अलग तत्व किसी तीसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसी तीसरे के जो निश्चित मान है उसके साथ अभिक्रिया करते हैं, तो वहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो तत्वों की वैल्यू आएगी वो आपस में अगर कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके अभिक्रिया करते हैं तो उनका जो अनुपात आएगा वो इस अनुपात के क्या होगा, बराबर। तो देखिए यहाँ पे भी 12-32, यहाँ पे भी 12-32। यह नियम यह कहना चाहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देख लीजिए यही चीज़ तो लिखा है कि दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं, एक कार्बन था एक ऑक्सीजन था, जो किसी तीसरे तत्व की एक निश्चित मात्रा से संयोग करती है। तीसरा तत्व हाइड्रोजन था जिनकी चार वैल्यू आया था। पहले उन तत्वों के द्रव्यमान समान होगी, पहले उन तत्वों की जो द्रव्यमान होगा समान होगा या उनकी गुणित होगी जिन मात्राओं में वे तत्व परस्पर संयोग करते हैं। तो इस नियम कहने का मतलब यही चीज़ है कि तीसरे के साथ अगर अभिक्रिया करा रहे हैं, अगर इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो आपस में भी अगर अनुपात करेगा तो उसका वैल्यू समान आएगा। जैसे यहाँ पे 12-32 तो यहाँ पे भी 12-32 आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहने का मतलब है इस चीज़ों का। तो आई होप आपको यह चीज़ें जो चौथा नियम होगा आपको अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ गया होगा कि चौथा नियम कहना क्या चाहता है। तो चौथा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा कि व्युत्क्रम अनुपात अथवा तुल्य अनुपात का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो यहाँ पे चौथा भी समाप्त हो गया। अब हम लोग लास्ट पढ़ने वाले हैं नियम 5वां नियम। इसके बाद वीडियो को समाप्ति करेंगे हम। तो चलिए 5वां नियम भी अच्छे तरीके से पढ़िए। 5वां नियम क्या कहना चाहता है उसको भी ध्यानपूर्वक आपको समझना है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आ गया आपकी स्क्रीन पे 5वां नियम। 5वां नियम कह रहा है कि गैलुसेक का गैस आयतन संबंधित नियम, मतलब गैलुसेक का नियम है। अब गैलुसेक का गैस आयतन संबंधित नियम क्या कहता है, आयतन वैल्यूम, इसका वैल्यूम बराबर होना चाहिए, वैल्यूम संबंधित नियम है। अब यह क्या कह रहा है, तो गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम। ठीक है, अब यह नियम क्या कहता है, तो लिखा है कि इस नियम के अनुसार, क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस संयुक्त होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो गैस है वो संयुक्त होती है या बनती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं जब सभी गैस समान ताप व दाब की स्थिति में हो। कह रहा है कि जो हम दो अभिकारक लेंगे तो वो अभिकारक, दोनों अभिकारक गैस ही होने चाहिए, लेकिन तब वो दोनों अभिकारक गैस होना चाहिए और सभी गैसें समान ताप एवं दाब पे होनी चाहिए। जो सभी गैसें होंगी वो समान ताप होना चाहिए, उसका समान दाब होना चाहिए। समान ताप और समान दाब के साथ वो दोनों गैस अभिक्रिया कराएंगी और अभिक्रिया कराने के बाद जो उत्पाद बनाएंगे वो भी गैस ही होगा, मतलब जो उत्पाद बनेगा वो भी गैस ही होगा, लेकिन उनका आयतन क्या होना चाहिए, उनका आयतन एक सरल अनुपात में होना चाहिए। यह कह रहा है यह चीज़ें। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं क्या कह रहा है। तो एग्जाम्पल में कह रहा है कि जो अभिकारक होंगे वो गैस होने चाहिए। तो यहाँ ले लेते हैं H2 भी यहाँ पे गैस है, हाइड्रोजन। यहाँ पे Cl2 क्लोरीन ले लेते हैं, ये भी आपका गैस है। H2 और Cl2 मिलके यहाँ पे बना रहे हैं 2HCl बना रहे हैं, जो कि ये भी एक क्या है, गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे H हाइड्रोजन का कितना है, 1, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 आयतन, और यहाँ पे क्लोरीन भी 1, तो क्लोरीन भी 1 आयतन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2HCl बना रहे थे, यहाँ पे 2 आयतन, इसके वैल्यूम कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या होगा,
तो 1:1:2 के रेशियो में आ गया, एक सरल अनुपात रूप में आ गया, एक सरल रण का। इससे भी कटेगा क्या? अब इससे भी तो छोटा नहीं होगा, एक सरल अनुपात में आ गया। तो वही चीज़ कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस संयुक्त होती है या बनती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। बस क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ये भी गैस है, ये अभिक्रिया कराया समान ताप और समान दाब पे, और यहाँ पे भी गैस ही आया, तो इसके जो वैल्यूम हो गया आयतन एक सरल अनुपात में। बात खत्म। एक एग्जांपल और ले लीजिए ताकि क्लियर हो जाए आपको। जैसे मैं यहाँ पे N2 ले लेता हूँ, ये भी आपका गैस ही होता है, और यहाँ पे मैं 3H2 ले लेता हूँ, ये गैस। इसको तब अभिक्रिया होगा ना तो ये बनाएगा 2NH3 बनाता है, जो कि गैस ही होता है। समझने के लिए अभी अभिक्रिया में सिखाने रहा हूँ, एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ। अभिक्रिया तब समझाऊंगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। N2 3H2 कैसे हो गया है, सारी चीज़ें ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए N का वैल्यूम 1 ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन का वैल्यूम 3 है, यहाँ पे NH3, यहाँ पे नाइट्रोजन का वैल्यू कितना है, 2 है वैल्यूम, ठीक है। तो इसके जो अनुपात होगा वो आ जाएगा 1:3 संबंधित 2। इसको एक सरल अनुपात में लिखें तो 1:2:3 के रूप में आ जाएगा। तो यही चीज़ तो कह रहा है तीसरा नियम, और कुछ थोड़ी कह रहा है। ये नियम यही कह रहा है, पढ़ के देख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस संयुक्त होती है या बनती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं जब सभी गैस समान ताप और दाब की स्थिति में हो। तो देखिए इधर भी जो अभिकारक होंगे, जो यहाँ पे मैंने H2 और क्लोरीन यहाँ पे लिया है, हाइड्रोजन क्लोरीन, ये आपके क्या है, अभिकारक। इसे बोलते हैं क्या, अभिकारक बोलते हैं। तो ये अभिकारक गैस होने चाहिए, और ये जो अभिक्रिया करेंगे तो समान ताप एवं समान दाब पे अभिक्रिया करेंगे, और जो गैस बनाएंगे तो ये भी गैस बन रहा है, तो इधर भी गैस इधर भी गैस। बस क्या होता है, इसके जो आयतन होते हैं एक सरल अनुपात में होते हैं, बस और कुछ नहीं। यही गैलुसेक का आयतन संबंधित नियम है। गैलुसेक का मतलब आयतन संबंधित में, तो इसके आयतन एक सरल अनुपात में होंगे, बस और कुछ नहीं। और गैलुसेक ये कहता है कि इधर भी गैस रहेगा और गैस मिलकर अभिक्रिया कराएगा, लेकिन समान और ताप समान दाब पे अभिक्रिया कराएगा, उधर भी गैस का ही निर्माण होगा, मतलब प्रोडक्ट भी आपका गैस ही उत्पन्न होगा। बस उसके आयतन क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, बस। अब यहाँ पे आज के लेक्चर में समाप्त करता हूँ। यहाँ पे पाँचों नियम हमने पढ़ लिया, पाँचों नियम हम अच्छे तरीके से पढ़ लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। पांचों नियम यहाँ पे आप लोगों का रासायनिक संयोग का जो 5 नियम था, पांचों नियम आज की वीडियो में कवर हो गया, ठीक है। पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पे जाके, और सारी चीज़ें, मैथ भी अच्छे तरीके से चल रहा है तो उसको भी जाके रिवाइज कीजिए, पढ़िए अच्छे तरीके से। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।